तो कहानी की शुरुआत मार्क नाम के एक लड़के से होती है जो अपने हाथ में मौजूद एक किताब खोलते ही ऊंचे ऊंचे खंभों और टूटी फूटी इमारतों वाली एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जहां बारूद की महक हवा में घुली हुई थी और अजीब सा वीरानापन था। इसलिए मार्क बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके बाद जब वो डर के भागने की कोशिश करता है तभी उसके पास एक खतरनाक सा राक्षस आ जाता है जो वैसे अभी तो मार्क को नहीं देख पाता, लेकिन उसकी दहाड़ने की आवाज को सुनकर मार्क की रूह कांप उठी और वो डरकर एक पत्थर के पीछे आकर छुप गया। मगर तभी मार्क से गलती से पास में लगा एक खंबा हिल जाने की वजह से वो राक्षस उसकी ओर कुल्हाड़ी लेकर आने लग गया था। ये देखकर मार्क उससे बचकर जल्दी से भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद जैसे ही राक्षस उसके पास आकर उस पर हमला करता है तो मार्क चीखता हुआ नींद से उठ जाता है। असल में ये सब मार्क का एक डरावना सपना था और अभी मार्क अपने कमरे में था। दरअसल ये सारी चीजें एक नोटबुक में थी जो मार्क के पास पहले से ही थी और वो उसको कभी कभी पढ़ता रहता था। अब वैसे ये सपने मार्क ने पहली बार नहीं देखे थे, बल्कि 10 साल पहले भी एक रात उसे ऐसा ही एक खौफनाक सपना आया था, पर उसकी नींद खुलने पर उसे अपने पिता काल के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसके तुरंत बाद ही काल मार्क के कमरे में आकर जल्दी से उसको अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है। लेकिन कमरे से निकलते हुए उसने पास में पड़े एक पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था, जिसके बाद वो जल्दी से एक तिजोरी से एक नोटबुक को निकालकर अपने बेटे थॉमस को देते हैं। और उस समय मार्क बस 6 साल का था, इसलिए उसे काल और थॉमस के बीच में होने वाली बातें अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, पर उसे अपने कमरे से उस चीनी मिट्टी के टूटे हुए हिस्सों के हिलने की आवाज आ रही होती है जैसे कि वो जिंदा हो। और तभी एक अजीब सा गिरगिट की तरह का जानवर मार्क को सीढ़ियों के पास दिखाई देता है जो उसी चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से बना था। खैर अभी काल जल्दी से थॉमस और मार्क को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से कहीं जाने लगता है, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते ही काल की वाइफ पेट्रा उसकी गाड़ी के आगे आकर काल को समझाने की कोशिश करने लग गई थी कि काल के पास असल में कोई भी राक्षस नहीं है और उसको दिखाई देने वाली चीजें बस उसका वहम है। लेकिन काल इस बात पर भरोसा न करते हुए साइड में रखे कूड़ेदान को ठोकते हुए वहां से निकल जाता है। तब काल गाड़ी चलाते हुए थॉमस और मार्क दोनों के साथ एक कब्रिस्तान में आ गया था, जहां वो मार्क को समझाने लगता है कि तुम डरो मत और सब पहले जैसा ही हो जाएगा। पर इतना कहने के बाद अचानक से काल का चेहरा जलने लग जाता है, जिसकी वजह से थॉमस के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था और उसको काफी सालों तक पागलों के हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। तब वहां से बाहर आने के बाद वो अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते खत्म करके कैस्टेस की दुकान खोल लेता है। लेकिन अब मार्क का 16वां जन्मदिन आने पर वो किसी बहुत ही खास वजह से मार्क से मिलने जाता है, जहां उसने ही मार्क को वो किताब तोहफे में दी थी, जो कि असल में उन लोगों की खानदानी किताब थी जिसके बारे में मान्यता थी कि उस किताब पर अपना नाम लिखने वाले इंसान को उन लोगों के परिवार के सभी सदस्यों की सारी ताकत मिल जाती है, जिसमें उसे दूसरी दुनिया में मौजूद एक काले टावर की रक्षा करनी होगी। और ये काम थॉमस खुद भी पिछले 10 साल से निभाता आ रहा था। अब ये सब मार्क को थोड़ा सा अजीब तो लगा था, लेकिन अभी वो थॉमस से वो किताब लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ किताब खोलने पर उसे किताब में काफी सारे राक्षसों की तस्वीरें दिखाई देती हैं और साथ ही उसे दूसरी दुनिया के 4 अलग अलग स्तर के बारे में भी पता चलता है, जिसका मतलब था कि वो दूसरी दुनिया 4 लेवल्स में बटी हुई थी, जिसमें आसान से लेकर खतरनाक खतरनाक राक्षस भी हो सकते थे। अब सबसे पहला लेवल बॉटम लेवल होता है, उससे अगला मैटिंग लेवल और फिर अगला लेवल स्वाम्प लेवल और आखिरी और सबसे खतरनाक था स्काई लेवल। अब आगे किताब के पन्नों को और पलटने पर मार्क को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था, जिसे देखकर मार्क उस किताब को बंद कर देता है। पर ऐसा करते ही वो वापस से उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सब देखने के बाद वो वापस आ गया था, लेकिन वहां के नजारे को देखने के बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो जल्दी से थॉमस के पास आ जाता है और उसे पिछली रात के बारे में सब बताता है। पर जैसे कि थॉमस तो पहले से ही इस सब के बारे में जानता था, इसी वजह से वो माँ की बातों से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। अब इतने में ही वहाँ पर बेकी नाम की एक लड़की आती है जो एक रिकॉर्ड खरीदने आई थी, लेकिन उसको देखकर मार्क थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि असल में वो उसकी नई क्लासमेट थी। तब उससे बात करने के दौरान मार्क को ये पता चलता है कि उन दोनों का गानों को लेकर
टेस्ट बिल्कुल एक जैसा था। और इसी के बारे में बातें करते हुए वो लोग छत पर जाकर बारबेक्यू बनाने लगते हैं, जहां बेकी उसको बताती है कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपने पिता के साथ कुछ समय बिताऊं, जो कि यहाँ पास में ही रहते हैं, और अब मैं भी उनके साथ वहीं पर रहने वाली हूँ। अब इसी तरह और भी कई सारी बातें करने के बाद मार्क अब अपने घर में पेट्रा और थॉमस के पास आ जाता है, जहाँ पेट्रा थॉमस को थोड़े ताने देती है क्योंकि उसके हिसाब से थॉमस के काम में उसका कोई खास फ्यूचर नहीं था। ये बात सुनकर थॉमस गुस्से में आ जाता है और अभी वो मार्क को अपने साथ एक कब्रिस्तान में मौजूद एक इमारत की एटिक में लेकर जाता है, जहां असल में उनके पूर्वज अपने काम किया करते थे और उनकी कुछ जादुई शक्तियां आज भी उस जगह की सुरक्षा करती थी। इतना बोलकर थॉमस मार्क को एक बॉक्स के अंदर रखी कुछ पुरानी जादुई कलाकृतियां दिखाता है और एक बॉक्स देते हुए मार्क को उसे खोलने को कहता है। तब मार्क के उस डब्बे को खोलने पर उसमें से एक सुई निकलकर मार्क के हाथ में लग जाती है, और ऐसा होते ही पास के एक तख्ते के नीचे छुपा हुआ एक प्लम बॉब नाम का हथियार बाहर आता है, जो मार्क के खून से अब उसका हो गया था। और प्लम बॉब को देखकर थॉमस मार्क को बताता है कि इसकी मदद से तुम ब्लैक टावर वर्ल्ड में राक्षस से लड़कर उन्हें हरा भी सकते हो। खैर तभी अचानक बाहर बिजली चमकने लगती है, जो देखकर वो दोनों बाहर चले गए थे, लेकिन उनके बाहर जाते ही अचानक दरवाजे पर खड़ी एक बड़ी सी शैतानी मूर्ति हिलने लगती है, जिसमें अचानक जान आने के बाद वो दोनों पर हमला करते हुए उन्हें वहां से जाने से रोकने की कोशिश करने लगती है। अब वो उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी उस वक्त वहां मौजूद दूसरी मूर्ति भी जिंदा हो जाती है, जिसने मार्क और थॉमस की मदद करते हुए शैतानी मूर्ति से लड़ना शुरू कर दिया था। तब मौका पाके थॉमस और मार्क एक जगह पर छुप जाते हैं, जहां मार्क को नींद आ गई थी, लेकिन अब उसके अगली सुबह उठने पर उसे अपने पास थॉमस दिखाई नहीं देता। अब उसके बाहर जाने पर उसे बाहर दोनों मूर्तियां अपनी अपनी जगह पर ही दिखाई देती हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जमीन पर काफी सारी टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी। हालांकि रात में मार्क ने जो भी अनुभव किया था वो सब सच था, लेकिन थॉमस के बारे में अभी उसको कोई खबर नहीं थी। इसलिए मार्क थॉमस के रिकॉर्ड स्टोर में जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन वहाँ भी थॉमस नहीं था। तभी पास में मौजूद टेबल पर रखी किताब खुद ही मार्क को बोलती है कि थॉमस अभी ब्लैक टावर वर्ल्ड में मौजूद है, जिसको वापस लाने के लिए तुम्हें ग्रिफिन से लड़ना होगा, जो ब्लैक टावर वर्ल्ड में मौजूद स्लेव हंटर्स का राजा है, और उसको हराकर ही थॉमस को वापस लेकर आया जा सकता है। हालांकि ये सब मार्क को एक वहम लग रहा था, इसलिए वो किताब को तिजोरी में रख के अपना मेंटल चेकअप करवाने एक साइकाइट्रिस्ट पीटर के पास पहुंच जाता है, जहां पीटर उसका चेकअप करके बताता है कि तुम्हें डर पर काबू पाने के लिए डर का सामना करना ही होगा। जो सुनकर मार्क भी उसको बता देता है कि उसको थॉमस को ढूंढना है, जिसके बारे में बताकर वो पीटर के क्लिनिक से बाहर आ गया था, जहां उसे बेकी नजर आती है, क्योंकि पीटर कोई और नहीं बल्कि खुद बेकी का पिता ही था। अब थॉमस का पता लगाने के लिए मार्क फिर से तिजोरी से उस किताब को निकालकर पढ़ने लगता है, जिसके दौरान वो मैप को भी ध्यान से देख रहा था। पर तभी अचानक से वहां पर एक अजीब सा कीड़ा आ गया था, जिसको भगाने की कोशिश में मार्क फिर से ब्लैक टावर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। पर इस बार वो खंडर हो चुकी इमारतों के बीच आया था, जहां चारों तरफ पेड़ और बस सन्नाटा पसरा हुआ था। तब कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसे थॉमस भी मिल जाता है, और तब दोनों भाई एक दूसरे को देखकर खुश होते हुए जल्दी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मगर जब मार्क थॉमस से घर चलने को कहता है तो थॉमस इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अब वो बॉटम लेवल से स्काई लेवल पर जाके ग्रिफिन को खत्म करना चाहता था। तब मार्क वापस से उसे बस घर चलने को कहता है, मगर थॉमस उसे मना करते हुए उस दरवाजे के बारे में सोचने लगता है, जहाँ से फिलहाल मार्क को घर भेजना था। पर मार्क उसे बताता है कि वो वहाँ किसी दरवाजे से नहीं बल्कि अपने आप ही आया है। ये सुनते ही थॉमस समझ गया था कि मार्क के पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए वो बिना दरवाजे के ही इस दुनिया में आ सकता है, जबकि थॉमस और उसके पहले के सभी लोगों को दरवाजे का इस्तेमाल करके ही वहां पर आना पड़ता था। खैर थॉमस के घर ना जाने पर अब मार्क भी उसके साथ वहीं रहना चाहता था, इसलिए दोनों भाई जंगल में ही रात गुजारते हैं। पर आधी रात में मार्क की आंख खुलने पर थॉमस उसके पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है, क्योंकि थोड़ी दूर एक स्लेव हंटर था जो दिखने में काफी खूंखार और खतरनाक लग रहा था। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से उस हंटर की नजर उन दोनों पर पड़ गई थी, इसलिए दोनों हंटर से बचने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, जहां रास्ते में उन्हें कई सारे राक्षस दिखाई देते हैं। और तभी थॉमस भागते भागते जमीन पर गिर जाता है, जिसके दौरान एक स्लेव हंटर ने उसके पास आकर उसे पकड़ लिया था और मार्क वहां से आगे निकल गया था, जबकि वो हंटर थॉमस को अपने साथ ले जाता है।
इधर असली दुनिया में बेकी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही होती है जिसमें कार्ल थॉमस और मार्क की कहानी को अलग तरीके से दिखाया गया होता है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि कार्ल ने थॉमस और मार्क को किडनैप किया था, जिसके अगले दिन आग में जलकर कार्ल की मौत हो गई थी और थॉमस और मार्क को बचा लिया गया था। और ये सब पढ़कर बेकी काफी हैरान होती है। अब वैसे बेकी के पिता ने उसे मार्क से दूर रहने को कहा था, पर उसके बाद भी बेकी उससे मिलने के लिए रिकॉर्ड स्टोर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे मार्क की जगह उसका दोस्त मेमो मिलता है। वहीं मार्क अभी भी ब्लैक टावर वर्ल्ड में हंटर से बचकर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जहां उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। पर तभी वहां पर राक्षस आ जाते हैं, जिनका सामना करने के लिए जैसे ही मार्क उन्हें मुक्का मारता है तो उसका एहसास असली दुनिया में बेकी को भी होता है, क्योंकि गलती से मार्क बेकी के सामने आ गया था और वो मुक्का बेकी को लगा था। तब मार्क ब्लैक टावर वर्ल्ड के बारे में उन दोनों को भी बता के अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें कब्रिस्तान में ले जाता है, लेकिन अब उसे वो जगह दिखाई ही नहीं देती जहां उस रात थॉमस उसको लेकर आया था। तब इस बात से गुस्सा होकर बेकी और मेमो उससे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने को कहते हैं, जिस पर मार्क भी गुस्से में उनसे दूर जाकर एक दीवार पर मुक्कों की बरसात करने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से ब्लैक टावर वर्ल्ड में भूचाल आने लगता है, जिससे सभी इमारतें हिलने लग गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो कब्रिस्तान और ब्लैक टावर वर्ल्ड आपस में जुड़े हुए थे। इसी बीच मार्क को थॉमस के बताए एक चर्च का ध्यान आता है जहां वो अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो मेमो से माफी मांगते हुए उसे अपने साथ चर्च चलने को कहता है, जिस पर मेमो भी मान गया था। इसलिए अब किताब से मार्क मार्टिन चर्च का एड्रेस निकालकर मेमो के साथ वहां चला जाता है, जहां उसने किताब में से लिखे एक पासवर्ड से एक दरवाजा भी खोल दिया था, जिससे मेमो और मार्क दोनों ही ब्लैक टावर वर्ल्ड में चले गए थे। मगर अंदर जाते ही बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता, जिससे मेमो और मार्क दोनों ही घबरा गए थे। लेकिन मार्क जानता था कि वो बिना दरवाजे के ही असली और इस दुनिया में आ जा सकता है, इसलिए वो मेमो को इसके बारे में बताकर उसे फिर से असली दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। मगर ऐसा करने से मार्क खुद तो अपने घर में गायब होकर आ गया था, लेकिन मेमो उसके साथ नहीं आया होता। ये देखकर वो डरते हुए कहता है कि मुझे फिर से ब्लैक टावर वर्ल्ड में जाना है, मगर इस बार ऐसा नहीं होता। और तो और तभी पेट्रा भी उसके पास आकर उसके हाथ में उस किताब को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि कार्ल भी उस किताब को बहुत संभाल के रखता था। इसलिए अभी वो मार्क को एक कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है और मार्क को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है, ताकि वो चर्च में जाकर फिर से ब्लैक टावर वर्ल्ड में जा सके। लेकिन उसके अगले दिन ब्लैक टावर वर्ल्ड में जाने पर उसे पता चलता है कि जिस जगह उसने मेमो को छोड़ा था, मेमो तो वहां से कब का जा चुका है और बस उसकी एक निशानी जमीन पर पड़ी हुई थी। तब उसको देखकर मार्क असली दुनिया में वापस आकर मेमो को बचाने की तैयारी करने में लग जाता है, जिसके दौरान उसने फिर से बेकी से मिलकर उसे भी ब्लैक टावर वर्ल्ड के बारे में बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी वजह से उसे वहां जाकर मेमो को बचाने के लिए बेकी की जरूरत थी। तब बेकी तो पहले इस बात पर भरोसा नहीं करती, पर मार्क उसको कहता है कि तुम्हें कल रात 8 बजे वेलकम पोर्टल खोलना पड़ेगा, ताकि मैं और मेमो उस दुनिया से बाहर आ पाएं। लेकिन ऐसा करने में अगर तुम नाकाम रही तो इसके बारे में पेट्रा को बता देना। इतना कहकर मार्क फिर से ब्लैक टावर वर्ल्ड में आ गया था, जहां वो एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहां रखे स्पीकर से मेमो को बुलाने लगता है। पर तब उसकी आवाज सुनकर वहां स्लेव हंटर्स आने लग गए थे, जो मार्क को देखते ही उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ताकि वो मार्क को पकड़कर अपने राजा के लिए उसकी बलि दे सकें। तब मार्क भी उनसे बचने के लिए तेजी से भागने लग गया था, जिसके बाद भागते हुए अचानक से उसके सामने एक नकाबपोश आदमी आता है, जिसने उसे थोड़ा सा साइड में छुपाकर उसके मुंह पर मछली का खून मल दिया था, जिसकी वजह से अब उन हंटर्स को मार्क की खुशबू आनी बंद हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब उनके वहां से जाने के बाद जब नकाबपोश आदमी अपना नकाब हटाता है तो मार्क उसे देखकर फूले नहीं समाता, क्योंकि असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेमो था। लेकिन उसकी दाढ़ी एक दिन में ही काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस पर मेमो उसको बताता है कि बाहर की दुनिया के हिसाब से वहाँ का समय काफी तेज चलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में बेशक बस एक ही दिन बीता था, मगर मेमो के हिसाब से वो वहाँ पिछले 3 हफ्तों से फंसा हुआ था। अब ये बात समझ आने पर मार्क काफी ज्यादा परेशान
हो जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से बेकी भी उस दरवाजे को 3 हफ्ते बाद ही खोलेगी, जबकि मार्क को तो जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलना था। खैर अभी के लिए वो लोग जल्दी से जल्दी पोर्टल की ओर जाने लग गए थे, जहाँ रास्ते में उन्हें स्लेव हंटर्स बहुत सारे लोगों से काम करवाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें थॉमस भी शामिल था। तब उसको देखकर मार्क उसको बचाने का फैसला करता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही हंटर्स वापस से मेमो और मार्क को देखकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब इस बार हंटर से बचकर भागते हुए वो दोनों एक खाई के पास आ जाते हैं, जहां अब उन्हें लग रहा था कि अब वो पकड़े जाएंगे। मगर तभी मार्क को काल की बात याद आती है कि उसे अगर ग्रिफिन को हराना है तो पहले उसे अपने डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि ग्रिफिन अभी इसी दुनिया में कैद है, लेकिन वो बाहर आकर दुनिया पर राज करना चाहता है। अब ये बात याद आते ही मार्क मेमो का हाथ पकड़कर खाई में छलांग लगा देता है, जिसके दौरान वो हवा में बस यही सोच रहा था कि वो लोग असली दुनिया में आ गए हैं। तब किस्मत से ये चीज काम कर जाती है और वो दोनों मार्क के कमरे में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर बेकी मार्क की किताब में लिखी गई चीजों के बारे में पढ़ रही होती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जिस दुनिया के बारे में मार्क बात करता है वो सच में है या फिर नहीं। तब उसको उसी किताब में कुछ मुरझाए हुए बड़े बड़े फूल भी मिलते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ था कि उनके ऊपर पानी पड़ने से वो राक्षस बन जाएंगे। ये पढ़कर बेकी अपने कुछ दोस्तों के साथ ये चीज ट्राई करती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे गुस्से में आके बेकी पहले तो उन फूलों को पास के पानी वाले पॉट में डाल देती है और पोर्टल के बारे में जानने के लिए चर्च के पास जाकर वहां पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, जिससे बेकी को मार्क झूठा लगने लग गया था। तभी वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस भी आ गई थी, जो बेकी और उसके दोनों दोस्तों को जल्दी से घर वापस जाने को कहती है। अब अपने कमरे में जाने पर बेकी देखती है कि वो पॉट में रखा फूल अपने आप ही खिल गया था और उसके अंदर से कुछ कीड़ों की आवाजें आ रही थी, लेकिन अभी उसके कुछ करने से पहले ही वहाँ उसके पिता आकर उसे आगे से उस चर्च में जाने से मना करते हैं, और साथ ही उसको मार्क के बारे में भी बताते हैं कि असल में वो खुद उनका ही पेशेंट है, जिसको अजीब तरह के वहम होते हैं। इसलिए अगर बेकी उसको ठीक करना चाहती है तो उसे मार्क को ऐसी चीजों पर भरोसा करने से रोकना चाहिए, ना कि उसकी हरकतों को बढ़ावा देना चाहिए। अब बेकी को कहीं ना कहीं ये बातें ठीक लग रही थी, इसलिए वो मार्क की किताब पीटर को दे देती है, जिसको लेकर पीटर पेट्रा के पास जाता है और कहता है कि मार्क की मानसिक हालत बहुत खराब है और उसको जल्दी से सही करने के लिए हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा, और पेट्रा भी इस पर मान गई थी। मगर इस सब से अनजान मार्क अभी मेमो के साथ ब्लैक टावर वर्ल्ड के नक्शे को देखते हुए थॉमस को बचाने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन अभी जब वो दोनों ब्लैक टावर वर्ल्ड में जाने के लिए घर के बाहर आते हैं, तभी मार्क को अपने सामने पागल खाने की एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें से काफी सारे लोग उतरकर उसकी ओर ही आ रहे थे। मार्क उस गाड़ी को अच्छे से जानता था, क्योंकि वैसी ही गाड़ी में मार्क के बचपन में थॉमस को पेट्रा ने पागल खाने भेज दिया था। इसलिए पहले तो मार्क खुद वहां जाने से मना कर रहा होता है, जिस पर डॉक्टर्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग गए थे, जिससे मार्क गुस्से में आकर पहले तो उन्हें मारता है और बाद में भागकर चर्च में छुपने के लिए चला जाता है, जहां उसको मेमो भी मिल गया था। पर तभी वहां डॉक्टर्स की टीम भी आ जाती है, जो मार्क और मेमो को काबू करने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी वहां हुडी पहने एक अनजान शख्स आता है, जिसने वहां आते ही डॉक्टर्स को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था, जिसकी मार की वजह से कुछ डॉक्टर्स तो मौके पर ही मारे जाते हैं और मार्क और मेमो वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही वो अनजान शख्स अपना हुड उतारता है, तो वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद मार्क ही था, जिसको पास में खड़ी उसकी माँ पेट्रा ने भी देख लिया होता है। लेकिन उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मार्क किसी को जान से भी मार सकता है। खैर इसके बाद पुलिस वाले मार्क को खूनी करार देते हुए पूरे गांव में ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं पीटर तो इससे इतना ज्यादा डर गया था कि वो कुछ समय के लिए बेकी को घर से बाहर जाने से मना ही कर देता है, जिस पर बेकी भी उसकी बात मान जाती है और पीटर वापस से बाहर चला जाता है। उस समय बेकी घर में गाने सुन रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा कीड़ा आ जाता है, जो अगले ही पल बेकी के मुंह के अंदर चला गया था, जिससे बेकी को सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। लेकिन वो
जैसे तैसे रसोई में जाकर एक चिमटे की मदद से उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसने उसे कूड़ेदान में डालकर कूड़ेदान का ढक्कन बंद कर दिया था। तब वो ये तो समझ गई थी कि ये कीड़ा असल में पिछली रात वाले फूल की वजह से ही आया है, और जैसे कि किताब में लिखा हुआ था कि फूल से बने राक्षस को खत्म करने के लिए उसके ऊपर नमक डालना होगा, इसलिए बैकी नमक को कूड़ेदान के अंदर डालती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसके ढक्कन हटाने पे वो कीड़ा राख बनकर हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से अब बैकी को मार्क की सारी बातों पर पूरी तरह से भरोसा होने लगता है, और साथ ही अब उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि उसने मार्क की किताब पीटर को दे दी थी। इसलिए वो तुरंत ही उसको वापस ले लेती है और सीधा अपने दूसरे दो दोस्तों को बुलाकर उन्हें भी सब बताती है, जिसके बारे में जानकर वो दोनों भी हैरान रह गए थे। पर फिलहाल अभी किसी काम के लिए वो सीधा लाइब्रेरी में जाने लगते हैं। अब इसी बीच पीटर भी घर पर आ गया था, जिससे बैकी के वहां से जाने के बारे में पता चलने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर फिलहाल के लिए वो अपना कोट उठाकर जला देता है क्योंकि उस पे खून के निशान लगे हुए थे। जिसके साथ ही ये बात भी सामने आती है कि असल में पीटर खुद भी ब्लैक टावर वर्ल्ड का ही एक राक्षस है जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं। वो खुद भी ग्रिफिन का सपोर्टर था, जिसकी वजह से ही उसने मार्क को फंसाने के लिए पागल खाने भिजवाने की कोशिश की थी, मगर जब मार्क वहां से भाग गया तो उसको फंसाने के लिए ही पीटर ने उसका रूप लेके कुछ डॉक्टर्स को उसकी मां यानी के पेट्रा के सामने मार दिया था, जिसकी वजह से ही अब सब लोग मार्क को ही दोषी समझ रहे हैं। दूसरी ओर ग्रिफिन अभी के लिए ब्लैक टावर वर्ल्ड में एक लड़के के शरीर पर कब्जा कर चुका होता है, जिसके दौरान उसके पास स्लेव हंटर के एक लीडर ने आकर उसे बताया कि मार्क और मेमो फिर से बचकर भाग गए हैं। इस बात को सुनते ही ग्रिफिन गुस्से में सबसे पहले तो उस हंटर को जान से मार देता है और बाद में एक दूसरा नेता नियुक्त करके उसे जल्दी से जल्दी मार्क को पकड़ने को कहता है। वहीं अब तक मार्क और मेमो वापस आकर थॉमस को बचाने के बारे में सोचने लग गए थे, जिसके लिए वो पहाड़ों से होते हुए आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं और रात में आराम करने के लिए एक जगह पर ठहरते हैं, मगर वहां आग जलाते ही बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे मार्क और मेमो को एहसास होता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि असल में उनके आसपास काफी सारे वही कीड़े वाले फूल मौजूद थे, जिनके ऊपर इतना सारा पानी पड़ते ही उनमें से कीड़े निकलकर मार्क और मेमो की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो दोनों एक ऊंची जगह पर चढ़कर पूरी रात वहीं बिताते हैं और सुबह उन कीड़ों के वहां से जाने के बाद सफर को जारी रखते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें काफी अच्छा लगने की वजह से वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने लग गए थे। वहीं अब तक ग्रिफिन के पास एक एल्यूजनिस्ट आता है, जो कि असल में पीटर के जैसा ही एक राक्षस था। तब वो राक्षस ग्रिफिन को बताता है कि किसी तरह से मार्क को असल दुनिया में पीटर ने फंसा दिया है, जिसका मतलब है कि उसके वहां जाते ही पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे और उनके पास अब अच्छा मौका है कि वो उसको यहाँ पर ही खत्म कर दें। अब इसके लिए वो राक्षस सबसे पहले कुछ मच्छरों के झुंड को अपने पास बुलाता है और उन्हें ब्लैक टावर वर्ल्ड में फैलाकर मार्क की लोकेशन के बारे में पता करने को कहता है। तब शाम होने तक एक मच्छर ने मार्क को ढूंढ भी लिया था, जो कि मेमो के साथ आसपास कुछ जाल बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा था, ताकि अगर उनके सोते समय स्लेव हंटर्स उनके पास आए तो उन्हें उनके बारे में पता चल सके। खैर अभी वो मच्छर उस राक्षस के पास जाकर उसे मार्क की लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसके बारे में स्लेव हंटर्स को जानकारी मिलते ही वो सीधा उस जगह पर जाने लग गए थे, मगर तभी कुछ सोचते हुए ग्रिफिन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। साथ ही उसने अभी मार्क के वहां होने के बारे में किसी और को बताने से भी मना कर दिया था। वहीं जैसे कि बैकी अपने घर से चली गई थी, इसलिए पीटर उसके रूम में जाते हुए वहां मौजूद मिट्टी चाटता है, जिससे उसको बैकी की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, जो असल में पहले अपने दोस्तों के साथ कुछ खास इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी में गई थी और बाद में वहां से निकलकर वो पेट्रा और एक पुलिस वाले से मिलने के लिए गई, जहां वो उन दोनों को साथ में बिठाकर उस चर्च के इतिहास के बारे में बता रही थी, जिसको असल में मार्क के पूर्वजों ने ही बनाया था, लेकिन बाद में वो लोग एक एक करके उसी चर्च से गायब हो गए थे। पर असल में वो लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि ब्लैक टावर वर्ल्ड में चले गए थे। तब उसके बारे में बताने के लिए वो अपने बैग से मार्क की किताब को निकालने लगती है, मगर तब उसको पता चलता है कि वो उस किताब को अपने दोस्तों के पास ही भूल गई है, जो कि स्कूल में बैठकर बाद में दारू पीने वाले थे। इसलिए बैकी जल्दी से वापस से स्कूल में जाने लगती है।
वहीं दूसरी ओर पीटर को इस बात का डर था कि कहीं बेकी की वजह से और लोगों को भी ब्लैक टावर वर्ल्ड के बारे में पता न लग जाए, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर बेकी को ढूंढने जाने लगता है। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी सही से काम नहीं कर रही होती, जिससे उसकी इंसान वाली शक्ल गायब होके उसका असली डरावना चेहरा दिखाई देने लग गया था। वहीं बेकी स्कूल में पहुंच गई थी, जहां उसे उसका बैग तो मिल जाता है, लेकिन उसका बैग शराब में भीग गया था, जिसकी वजह से उस किताब में मौजूद फूलों में लिक्विड लग गया होता है और उसी से एक कीड़े ने निकलकर बेकी के एक साथी को बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। ये जानकर बेकी उसकी मदद करने के लिए जा ही रही होती है, पर तभी वहां पीटर आकर उसको अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लेता है और वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर पेट्रा और शेरिफ बेकी को ढूंढते हुए अब तक एक क्लब में आ गए थे, जहां अचानक से उनके ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो उस समय पर शेरिफ को जान से मारने ही वाला था। मगर ऐसा होने से पहले ही पेट्रा उस राक्षस को शूट करके खत्म कर देती है और ये पूरा नजारा पीटर खुद भी देख रहा होता है। इसलिए उसने उस राक्षस को एक बड़ा सा भालू बना दिया था, ताकि किसी को भी राक्षसों या ब्लैक टावर के बारे में कुछ भी पता ना चले। वहीं ब्लैक टावर वर्ल्ड में काफी मेहनत मुशक्कत के बाद मार्क दोनों दुनिया में आना जाना अच्छे से सीख गया था, जिसके लिए उसको अपने इमोशंस को काबू करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अब एक रात मार्क जब सो रहा होता है, तभी उसको कैंप के बाहर किसी की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर उसके पिता खड़े थे। ये देखकर मार्क काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन उसके बाद जब मेमो बाहर आता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। ये सब मेमो और मार्क दोनों को ही काफी अजीब लग रहा था, और साथ ही एक अजीब बात और थी कि इतने समय से उनके खुले में घूमने के बाद भी किसी भी स्लेव हंटर ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। इसी वजह से अब मार्क को ऐसा लगने लगता है कि कहीं असली स्लेव हंटर्स ने मेमो को पकड़ न लिया हो और उसकी जगह कोई और उसकी शक्ल लेके मार्क के साथ न रह रहा हो। अब ये बात मेमो को काफी बुरी लगती है और वो वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। अब इसके अगली सुबह जब मार्क कैंप से बाहर आता है तो वहां उसे वापस से मेमो मिल गया था, लेकिन पिछली रात वाली बात पर उनकी फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। और जैसे कि मार्क बचपन से ही काफी ज्यादा चिड़चिड़ा इंसान था, इसलिए अभी वो अपनी छोटी वाली पिंस को ढूंढने लगता है, क्योंकि अक्सर वो उनसे खून बहाकर ही अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को शांत किया करता था। पर जैसे कि बचपन से मार्क के साथ होने की वजह से मेमो को भी उसकी इस आदत के बारे में पता होता है, इसलिए वो उसकी सारी पिंस को पानी में फेंक देता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसके बचपन में उसके पिता बस उसकी गलती की वजह से ही मारे गए थे। तब इससे मार्क को वो समय याद आता है जब कार्ल मार्क को गाड़ी में छोड़कर थॉमस को लेके कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, लेकिन मार्क भी डर लगने की वजह से थॉमस को बार बार अपने पास बुला रहा होता है, जिसकी वजह से कार्ल ने भी थॉमस को बाहर ही मार्क का ध्यान रखने के लिए कह दिया था। मगर कार्ल के अंदर जाने के बाद किसी वजह से वहाँ आग लगने से उसकी मौत हो गई थी। अब ये सब याद आने से मार्क को काफी बुरा लगता है और अब वो समझ गया था कि उसके साथ मौजूद सच में मेमो नहीं है, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिसके दौरान पीछे से असली मेमो भी कुछ लकड़ियां लेकर आ गया था। और उसको देखने के बाद पहले तो नकली मेमो अपने आप को रेत में बदल लेता है और बाद में वहां से गायब होकर भागने लगता है। तब उसको पकड़ने के लिए मेमो उसकी ओर एक लकड़ी फेंक कर उसको बेहोश करता है और बाद में मेमो और मार्क उसको पकड़ लेते हैं, जो कि असल में एक इल्यूजनिस्ट था और अभी मार्क और मेमो ने उसे बांधकर कुछ लकड़ियों के ऊपर रख दिया था। तब वो राक्षस काल के रूप में मार्क के दिमाग को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसकी बातों में नहीं आता और वो लकड़ियों के नीचे आग जलाकर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ग्रिफिन क्या चाहता है, जिस पर उस राक्षस ने मार्क को बता दिया था कि असल में ग्रिफिन चाहता है कि मार्क ज्यादा से ज्यादा गुस्सा और इरिटेट हो, क्योंकि ब्लैक टावर वर्ल्ड में जितने ज्यादा नेगेटिव इमोशन होंगे ग्रिफिन उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। अब तक काफी सारे हंटर्स भी वहां पर आ गए होते हैं, जिन्हें ग्रिफिन ने ही मार्क को पकड़ने के लिए भेजा था। अब अपने बनाए गए जाल की वजह से मार्क और मेमो को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहां से निकलने से पहले उन्होंने उस राक्षस को भी आजाद कर दिया था, क्योंकि उसने उन्हें सच्चाई बताई थी।
अब जैसे कि स्लेव हंटर्स मार्क को वापस से नहीं पकड़ पाते, इसलिए स्लेव हंटर्स का नया सरदार सबको अपने साथ जल्दी से जल्दी थॉमस के पास चलने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि पक्का मार्क और मेमो थॉमस को बचाने के लिए उसी जगह पर गए होंगे जहां वो लोग इंसानों से काम करवाते थे। और सच में वो दोनों उधर ही गए थे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मार्क थॉमस को नहीं देख पा रहा होता। इसलिए वो एक स्पीकर पर थॉमस के लिए गाना बजाता है, जिसको सुनकर थॉमस ने मार्क को देख लिया था, मगर उसके मार्क को कोई सिग्नल देने से पहले ही वहां हंटर्स आकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर थॉमस के ना मिलने की वजह से मार्क रात में थॉमस को ढूंढने जाने का फैसला करता है, क्योंकि उनके हिसाब से हंटर्स को रात में सही से दिखाई नहीं देता था। वहीं असल दुनिया में अब तक पेट्रा और शेरिफ को भी मार्क और बेकी की बातों पर भरोसा होने लग गया था। और तब शेरिफ को ये बात याद आती है कि कार्ल की मौत के बाद जब वो कार्ल की बॉडी को लेने के लिए कब्रिस्तान के पास गया था, तो उसे वहां कार्ल की बॉडी कहीं भी नहीं मिली थी। शेरिफ उसकी बॉडी को ढूंढना चाहता था, लेकिन उस समय एक अजीब से वकील ने वहां आकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, और साथ ही उसी समय कार्ल के केस को भी क्लोज कर दिया गया था। और अब शेरिफ को समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं वो बंदा भी कोई राक्षस ही होगा, जिसने ब्लैक टावर वर्ल्ड के बारे में छुपाने के लिए कार्ल के केस की छानबीन को ही बंद करवा दिया था। खैर, दूसरी ओर मार्क और मेमो थॉमस को बचाने के लिए खदान के पास पहुंच जाते हैं, जहां मार्क तो अपनी ताकत से खदान के अंदर चला गया था, पर उसने मेमो को बाहर रहकर आसपास नजर रखने को कहा था। तब अंदर जाने पर उसे थॉमस भी मिल जाता है, लेकिन जब मार्क वहां से थॉमस को लेकर असल दुनिया में जाने की कोशिश करता है, तो वहां उसकी शक्तियां काम नहीं करती। ये देखकर मार्क को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन असल में वो जगह डंबर से ढकी हुई थी, और उसी वजह से वहां पर मार्क की शक्तियां काम नहीं कर पा रही होती। ये बात समझ आने पर थॉमस अपने पास मौजूद प्लम बॉब निकालता है, जिसको वो अपने साथ ही लेकर आया था। तब मार्क उस हथियार के एक ही बार से वहां मौजूद दीवारों को भी तोड़ देता है, जिसके बाद मार्क और थॉमस दोनों खदान से बाहर आ जाते हैं। तभी उनके पास एक हंटर आने लग गया था, जिसके बारे में मेमो ने चिल्लाकर मार्क को बता दिया था, जिससे मार्क उसको मार देता है। लेकिन मेमो इस लड़ाई में काफी ज्यादा घायल हो गया था, और वो लोग भागते हुए वापस से पोर्टल को खोलने वाली जगह पर जाने लग गए थे। तब वहां जाकर थॉमस मार्क से उसका प्लम बॉब मांगता है, क्योंकि उसकी मदद से भी पोर्टल को खोला जा सकता था। लेकिन ऐसे में प्लम बॉब शायद वही रह जाता, और वो कार्ल की आखिरी निशानी थी, इसलिए मार्क वो देने से मना करने लगता है। जिस पर पहले तो थॉमस मार्क को मुक्का मार के बेहोश करता है, और बाद में जल्दी से प्लम बॉब से पोर्टल खोलने की कोशिश करने लगता है। मगर जैसे ही प्लम बॉब का असली मालिक मार्क ही था, इसलिए थॉमस के कोशिश करने पर उससे पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था। इधर जब हंटर का सरदार मार्क के पकड़े ना जाने की खबर ग्रिफिन को बताता है, तो इस बार ग्रिफिन गुस्से में खुद ही बाहर चला जाता है। वहीं अब तक मार्क को भी होश आ गया था, जो वैसे तो थॉमस से लड़ाई करके उससे प्लम बॉब को वापस हासिल करना चाहता था, मगर तभी उसको उस राक्षस और अपने पिता की बात याद आती है कि उसे गुस्सा नहीं करना है। इसलिए वो प्लम बॉब को वहीं पर छोड़ने का फैसला करता है। उतने में ही वहां पर मेमो भी आ गया था, जो कुछ बात करने के लिए मार्क को अपने साथ साइड में ले जाता है। उसी समय पर बाहर की दुनिया में बेकी से मार्क की किताब के बारे में जानने के लिए शेरिफ और पेट्रा उसके घर चले गए थे, जहां पीटर उन्हें बेकी से मिलने से साफ मना कर देता है। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती वो लोग बेकी और बुक को वहां से लेकर सीधा मार्क के पूर्वजों द्वारा बनाए गए चर्च में आ जाते हैं, जहां आने के बाद अभी भी पासवर्ड डालने पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। पर तभी बेकी को याद आता है कि मार्क को चांद देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और दीवार पर एक चांद का सिंबल भी मौजूद था। इसलिए बेकी उस सिंबल को दबाती है, और इस बार उसके ऐसा करने से तुरंत ही ब्लैक टावर वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया था। और अभी उनके सामने मार्क, थॉमस और मेमो तीनों थे, और अब तक मेमो की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए तब बेकी उसको जल्दी से चर्च में ले आती है, लेकिन उतने में ही मार्क के सामने ग्रिफिन अपने असली राक्षस वाले शरीर में आ गया था, जो कि मार्क को मारने ही वाला होता है। मगर मार्क उसके ऊपर अपने प्लम बॉब से हमला करके उसको घायल करता है, और बाद में वो और थॉमस जैसे तैसे चर्च में घुस जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही पेट्रा ने खुद उस पोर्टल का दरवाजा बंद कर दिया था, जिसका मतलब था कि ग्रिफिन वहां से बाहर नहीं आ सकता, और अब वो लोग पूरी तरह से सेफ हैं।
खैर अब जैसे कि पीटर के बारे में काफी लोगों को पता चल गया होता है, इसलिए वो शहर से भागने वाला था, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही ग्रिफिन का एक दूसरा जासूस उसके पास आकर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर अब तक पेट्रा को समझ आ गया था कि उसके दोनों बच्चे और पति पूरी तरह से सही थे, लेकिन उसके बाद भी उसने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, जिसके लिए वो उनसे माफी भी मांगती है। तब उन दोनों ने भी उसको माफ कर दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद मार्क और बेकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं और बीच बीच में कभी कभी मार्क बेकी को अपने साथ ब्लैक टावर वर्ल्ड में भी लेकर जाता था, जहां बेकी को भी काफी अच्छा लगता था, क्योंकि ग्रिफिन कहीं ना कहीं मार्क से हार गया था, जिसकी वजह से वो गायब हो गया होता है। लेकिन जैसे कि ब्लैक टावर वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारे खतरनाक राक्षस थे, तो उनमें से ही एक राक्षस की मूर्ति खदानों में अपने आप ही टूट जाती है और वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये राक्षस मार्क का क्या करेगा और मार्क उसको रोकने के लिए और क्या क्या सीखेगा, ये सब हमें कभी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका दूसरा सीजन कभी बना ही नहीं है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।